क्लास, कैसे हैं आप लोग? भाई आज से हम लोग जो है क्लास 11 की जो है बायोलॉजी यानी जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज 11th की बायोलॉजी का पहला लेक्चर हमारा होगा। तो सबसे पहले आज हम जो है कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे क्या होता है बायोलॉजी, क्या जरूरत पड़ी हमें बायोलॉजी पढ़ने के लिए, क्यों बायोलॉजी को जो है एज ए सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, कुछ शुरू करने से पहले आज बता दें क्योंकि आज हमारा 9 सितंबर है, तो आज के दिन जो है नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन जो है जो जापान में हम लोगों ने सुना था द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1945 में, नागासाकी हिरोशिमा जो शहर था जापान का, तो आज ही के दिन जो है नागासाकी में ये घटनाएं हुई थी, इसीलिए जो है आज के दिन नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बायोलॉजी की बात। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम शुरू क्लास 6 से लेकर 10th तक जो है एक ही सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं हमेशा, साइंस। और इसी साइंस में ही हमारे हर एक पार्ट जो है इंक्लूड होते थे, जिसमें हम कुछ केमिकल्स के बारे में भी पढ़ते थे, मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ते थे, एनिमल्स एंड प्लांट्स सबके बारे में पढ़ते थे। और इस तरह से हमारा जो है साइंस होता था। तो जिसे हम साइंस की बात करें, साइंस यानी कि विज्ञान, जिसे हम जो है अपनी भाषा में जो है सेल्फ नॉलेज या आत्मज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान जो है आपके खुद का ज्ञान ही आपका विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी, जिससे हम बहुत सी चीज़ों के बारे में आसानी से समझ सकते हैं और अपने काम को भी आसानी से कर सकते हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। इस तरह हमारे विज्ञान की भी बहुत सी शाखाएं हैं। मोस्टली हमारी 5 शाखाएं विज्ञान में आती हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी, ये 5 हमारे मेन ब्रांचेज है। लेकिन उसके बाद भी हम अब जब एकेडमिक में से पढ़ने की बात करते हैं तो मोस्टली जब आप विज्ञान में देखते हैं 3 ब्रांचेज हमारी मिलती हैं। पहला जो है आपका फिजिक्स, दूसरा जो है आपका केमिस्ट्री, इसके बाद तीसरा आपका आता है बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, विज्ञान आप समझ लीजिएगा खुद ही, भौतिक विज्ञान। उसके बाद हमारा रासायनिक विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान, ये भी विज्ञान हो गया आपका। उसी तरह से आपका जो है ये जीव विज्ञान। अब देखिए भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान में हमारे जितने भी आप इंजीनियरिंग वाली वस्तुएं बनाते हैं, जो भी हम मशीन वगैरह, मशीनरी वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, उनका क्या उपयोग है, उन सब के बारे में हम मोस्टली जो है फिजिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा आपका केमिस्ट्री में हम जितने भी हमारे रासायनिक पदार्थ हैं, जिसमें कार्बनिक अर्थात इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और किस तरह से फिजिकल यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिक्स करके हम किसी भी इक्विपमेंट्स को बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी में जो है हम सिर्फ लिविंग थिंग्स, जितने भी हमारे सजीव होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो देखिए आप तो एक ही बुक हो गई है। पहले जो बुक्स होती थी उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी भी 2 पार्ट्स होते थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। और इसमें जो केमिस्ट्री होती थी, इसमें हम लोगों के समय में फर्स्ट सेकेंड ही होता था, लेकिन इसमें भी इसका भी फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर होता था। ठीक है, फिजिक्स में कोई स्पेशली नेम नहीं दिया जाता था, एक पहला पेपर, सेकेंड पेपर, फर्स्ट सेकेंड पेपर। केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट सेकेंड था, लेकिन फर्स्ट में हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस वाले में हमारा इनऑर्गेनिक, ये फर्स्ट रहता था, ये सेकेंड रहता था। इनऑर्गेनिक ये फर्स्ट और सेकेंड में हमारा इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। जब आप बीएससी करेंगे तो ये तीनों आपके 3 पेपर हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री यानी 3 इसके हो जाएंगे, फिजिक्स के भी वैसे हो जाते हैं। बॉटनी का बायोलॉजी में भी देखें तो बायोलॉजी को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है आपका
पहला आपका होता है जूलॉजी, दूसरा आपका बॉटनी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका होता है कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन। इसके बाद जो है भौतिक रसायन। इस तरह से आपकी केमिस्ट्री के होते हैं। जो बायोलॉजी की बात करते हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी बॉटनी को हम वनस्पति कहते हैं, तो इसको हम लिखते हैं जंतु विज्ञान, और ये होता है आपका वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो इतना तो आपका है। अब आप जो है 11th में आ गए हैं, क्योंकि आप जब 9-10 में पढ़ते थे तो एक ही बुक में कुछ चैप्टर जो है आपके 4-5 चैप्टर फिजिक्स के रहते थे, 4-5 केमिस्ट्री के और 4-5 जो है आपके बायोलॉजी के रहते थे। अब जब आप 11th में आएंगे ये तीनों आपका अलग अलग पेपर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको 11th का जो है सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो आज हम सिर्फ बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो पहले शुरू करते हैं बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि बायोलॉजी के अंतर्गत जो है हम सिर्फ सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बायोलॉजी टर्म्स है, यानी जो बायोलॉजी शब्द है, सबसे पहले यूज किसने किया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले यूज किया था। यानी कब से पूछा जाता है, आप नीट वगैरह के एग्जाम वगैरह आप देंगे तो उसमें कभी तो पूछा जाता है कि जो विज्ञान टर्म्स था, सॉरी बायोलॉजी जो टर्म्स है सबसे पहले किसने यूज किया था, तो ट्रेविरेनस ने ही इसको सबसे पहले यूज किया था 1802 ईस्वी में, यानी 1802 में बायोलॉजी। इसकी अगर मीनिंग की बात करते हैं हम, तो बायोलॉजी जो होता है ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है बायोस, दूसरा होता है आपका लोगस। ठीक है, बायोलॉजी मेड अप फ्रॉम 2 वर्ड्स, बायोस एंड लोगस। बायोस का जो मीनिंग होती है हमारी लाइफ। ठीक है, और लोगस का मतलब होता है हमारा नॉलेज। ठीक है, अर्थात जो है जीवों का अध्ययन, नॉलेज मतलब अध्ययन, लाइफ मतलब जीवन हो गया, तो जीवन का जो अध्ययन हम करते हैं वही हमारा बायोलॉजी होता है। ठीक है, अब जो इसका जो बायोलॉजी टर्म्स था, टर्म्स की बात करें हम तो टर्म्स coined by लैमार्क एंड ट्रेविरेनस in 1802। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने ही जो है सबसे पहले जो है, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में जो है विज्ञान बायोलॉजी शब्द का जो है यूज किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपके, इन्होंने किसने इसका जो यूज किया। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो परिभाषा यानी डेफिनेशन परिभाषा की बात करें तो बायोलॉजी को अगर हिंदी में बात करें तो बायोलॉजी जो है यानी जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स। ठीक है, एंड बायोलॉजी टर्म्स coined by the Lamarck and Treviranus in 1802, and the meaning of the biology, it's made up from 2 words, bios and logos. Bios means life and logos means knowledge। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बायोलॉजी की बात करते हैं। अब बायोलॉजी की भी ब्रांचेस की बात करें तो बायोलॉजी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी अगर बायोलॉजी को भी देखें तो इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जूलॉजी एंड बॉटनी। अब देखिए, जैसे हमने देखा कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम सिर्फ सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसी तरह जब जूलॉजी की बात करते हैं यानी जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है,
जंतु विज्ञान कहलाता है। उसी तरह हमारा बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सिर्फ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो हमारे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की जो जनक है, यानी जिन्होंने इसके बारे में बहुत अध्ययन किया, जिन्होंने इसके बारे में हमें डिटेल्स में बताया, उनका नाम था अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु ने जो है लगभग 500 से अधिक एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया, इसीलिए जो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, इन्हें जो है बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का जो है पिता कहा जाता है, यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है, अरिस्टोटल को। ठीक है, इसी तरह से हमारे दूसरे एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। इनको जो है फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि इन्होंने भी लगभग 500 से अधिक जो है पौधों के बारे में अध्ययन किया था, 500 से अधिक स्पीशीज के पौधों के बारे में अध्ययन किया था, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि इसकी खोज किसने की, क्यों हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बायोलॉजी का जो हमारा मेन मुद्दा आता है, टॉपिक की बात करते हैं हम अपने सिलेबस में। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी हम सिलेबस से पहले ही बात करते हैं कि जैसा हम जानते हैं हमारे पृथ्वी पे बहुत सी विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जिसमें अगर हम एनिमल्स की बात करें तो लगभग जो है 1 मिलियन स्पीसीज जो है हमारे पृथ्वी पे अवेलेबल है। ठीक है, यानी समुद्र स्थल सबको मिला के लगभग 1 मिलियन, 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है। तो इतनी स्पीसीज यानी इतनी जाति के एनिमल्स, जंतु जो हमारे पृथ्वी पे उपस्थित हैं। और उसके बाद ये तो सिर्फ हम जंतुओं की बात करें जो एनिमल्स हैं, और दूसरा जो है प्लांट की अगर बात करें, प्लांट्स के लगभग 50 लाख, ठीक है, 50 लाख जो है पौधों की स्पीसीज उपस्थित है हमारे पृथ्वी पे। जो है 50 लाख जो है प्लांट्स की स्पीसीज जो है पाई जाती है अभी भी, और हर साल जो है लगभग 15,000 से अधिक स्पीसीज का निर्माण होता रहता है हर बार, यानी जब भी रिसर्च होती है तो लगभग 15,000 से अधिक जो है अलग अलग कैटेगरियां जो है हर साल जो है देखने को मिलती रहती है। यानी कि ये इतनी अधिक मात्रा में फैले हुए हैं कि इनको अगर हम सिर्फ नॉर्मली नाम से याद रखें तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जो है सबकी एक अपनी ब्रांच बनाई, सबको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि भाई अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे। जंतु विज्ञान बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का निर्माण करते हैं जिसमें हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी अगर आप किसी प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बॉटनी की बुक निकालिए, पढ़िए। एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एनिमल्स, उसमें भी सबकी अपनी अलग अलग कैटेगरी है, सबके अपनी अलग अलग ब्रांचेज हैं। आप जैसे ही हायर क्लास में जाएंगे आपको सब मिलता रहेगा। तो चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में आपका जो पहला जो चैप्टर है, व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीव क्या है। सॉरी, चैप्टर का नाम है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स। ठीक है, यानी कि जीवों की विविधता या जीवों में विविधता। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है चैप्टर फर्स्ट जो है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स। यानी कि सजीवों में विविधता। ठीक है, सजीवों में विविधता, ये तो था पहला चैप्टर। इस पहले चैप्टर में भी आपका जो पहला टॉपिक है, यानी पहला जो आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक व्हाट इज द लिविंग, यानी कि सजीव क्या है।
सजीव क्या है भाई, बताएगा कोई सजीव क्या होता है? सजीव क्या है भाई? आपको दो थिंग्स दे दी जाए, एक हम है और एक ये है, तो इनमें से आपको पूछा जाए सजीव क्या है तो आप किसके बारे में बताएंगे? सजीव यानी हम है भाई, हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खाते हैं, बाकी और भी प्रोसेस होते रहते हैं। ये सब जो है हमारे सजीव के लक्षण होते हैं। और जो निर्जीव होता है उनमें हमारे जैसी कोई भी क्रिया नहीं होती, उसको हम जो है निर्जीव कहते हैं। अर्थात अगर आपको लिखना है तो सिर्फ आपको ये याद रखना है सजीव में आप अपने कैरेक्टर्स को लिखिए। कैरेक्टर मतलब क्या करते हैं क्या नहीं करते इसके बारे में नहीं, जो बायोलॉजिकल यानी आपकी बॉडी से रिलेटेड जो जितने भी टर्म्स हैं उनको आप जो है इसमें लिखेंगे। तो देखते हैं हमारे सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं, मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। तो पहला अगर हम सजीवों की बात करते हैं तो सजीव एक ऐसा भौतिक एवं रासायनिक पदार्थ है। अगर सजीवों की बात करते हैं तो सजीव एक ऐसा भौतिक एवं रासायनिक पदार्थ है जिसमें खुद से जीवन यापन करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी ऑल द लिविंग्स ऑर्गेनिज्म either physical and chemical materials which has capacity to regulation of the metabolism and other function of the body। तो जितने भी हमारे सजीव होते हैं उनमें कुछ न कुछ प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो देखते हैं यानी आप सजीव क्या है या उनके पहले लक्षण क्या है। तो जैसा हमने बताया सजीव वे होते हैं जिनमें खुद की अपना जीवन यापन करने की क्षमता होती है, यानी सजीव जिनमें स्वयं जीवन यापन करने की क्षमता हो, जीवन यापन करने की क्षमता हो, उसी को हम जो है सजीव कहते हैं। ठीक है, अब सजीवों के लक्षण की बात करते हैं। यानी ये तो हमने सजीव देखा, इसी में भी अगर हम एक पार्ट की बात करें तो इनके लक्षण क्या होते हैं। सजीवों के लक्षण तो बताइए भाई क्या होता है सजीवों का लक्षण। जैसे अगर हम किसी एक मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है, एक आदमी कोई खड़ा है, एक वक्त क्या हम सामने आपके दिख रहे हैं। ठीक है, एक हम है और एक जो है कोई अदर एनिमल्स जो है, मान लीजिए एक डॉग जो है हमारे बगल में सुला दिया जाए, वो सो रहा है आराम से और आप थोड़ा दूर खड़े हैं। ठीक है, लगभग 10 से 15 मीटर दूर के अगर हैं आप हैं और हम हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि मैं सजीव हूं और जो डॉगी सो रहा है आपको नहीं पता कि वो सोया हुआ है या मर गया है। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जिंदा है या मर गया। ठीक है, या हम ही है, हम अगर हैं थोड़ा दूर से तो आप कैसे पता करेंगे कि हम जिंदा है या मर गए हैं। मान लीजिए अगर सोए हुए हैं या जो भी हो, तो आप पहला लक्षण ये देखते हैं कि भाई आप में गति हो रही है कि नहीं, यानी कि जो जीव रखा हुआ है उनमें गति हो रही है। अगर वो चल फिर रहा है तो इसका मतलब आप कहेंगे ये जिंदा है। दूसरा आप देखते हैं कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, यानी वो अगर सांसें ले रहा है तो सिंपल सी बात है वो जो है जीवित है। उसका पल्स आप बिना टच किए की अगर बात करें, टच करेंगे तो आप कहेंगे नहीं इसका जो है पल्स रेट भी चल रहा है, नाड़ी चल रही है, दिल की धड़कनें चल रही है, इसलिए ये जो है सजीव है, जिंदा है। बोल रहा है इसलिए ये सजीव है। ठीक है, यही सब जो हमारे लक्षण होते हैं इसी के आधार पर हम सजीव करते हैं। यानी सजीव जिनमें श्वसन होता हो, जिनमें पाचन होता हो, जिनमें गति होती हो, ठीक है, जिनमें जनन होता हो, वो सभी जो हमारे सजीव होते हैं। तो अगर सजीवों के लक्षण की बात करते हैं तो पहला जो आपका लक्षण होगा पोषण या न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम। ठीक है, तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें पोषण होता है। पोषण क्या होता है? पोषण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो है हम किसी भी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा उसमें जो भी ऊर्जा उपस्थित होती है उसको हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सजीव है तो उनमें पोषण यानी खाने पीने की प्रक्रिया होती है। दूसरा जो आपका होता है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट यानी गति की बात करते हैं तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें जो है गति होती रहती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। जैसे अगर एनिमल्स की बात करें, यानी हम लोग जो है
हम भोजन की तलाश में या किसी और कार्य के लिए जो है हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं, इसे हम कहते हैं कि हम सजीव हैं। सेम उसी तरह से पौधों में भी होता है, बस फर्क इतना है कि जितने भी पौधे होते हैं वो अपना प्लेस नहीं चेंज करते रहते, एक ही जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन उनकी जो जड़ें होती हैं और उनके जो पौधों के जो भाग होते हैं वो प्रकाश के लिए गति करते हैं। इधर धूप आती है उस कड़ाई झुक जाते हैं, जैसे आप सूरजमुखी का पौधा देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उनकी जो जड़ें होती है वो जल और खनिज लवण की खोज में जो है मिट्टी में अंदर से ही अंदर काफी दूर तक फैलती जाती है। जैसे अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो पीपल के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी तक जाने की क्षमता रखती है। इतनी जड़ें, अगर पानी की मात्रा प्रॉपर उन्हें न मिले या खनिज तत्व उतना न मिले तो ये काफी दूर तक फैलते रहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं गाँव में, भाई इनमें हमारे भोलेनाथ अड़भंगी बाबा जी बसते हैं, इसलिए इसको दूर लगाओ ताकि इनकी जड़ें वगैरह जो है आपके घर को न गिरा दें, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अंधविश्वास ज्यादा है, ठीक है। नॉर्मल अगर कहा जाएगा तो किसी को नहीं विश्वास होगा, इसलिए बताया गया भोलेनाथ जी ने थोड़ा काटो पीटो नहीं। और काटने पीटने की बात अगर आती है, क्योंकि पौधा जो ये इसमें ये सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का भी उत्सर्जन करता है, इसलिए जो है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक। यानी कि पौधों में या किसी भी सजीव जो होते हैं उनमें गति होती रहती है। अब तीसरा जो आपका आता है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें श्वसन होता है। श्वसन के अंतर्गत जो है जितने भी जीव जंतु होते हैं वो वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकालते रहते हैं, तथा इस क्रिया में जो हमें ऊर्जा भी मुक्त होती है, यानी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया जो है सजीवों का एक मुख्य रूप से लक्षण है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स है या जो भी थिंग्स है वो आपके सजीव हैं। तीसरा जो आपका हो गया। चौथा जो आपका है ग्रोथ या वृद्धि। तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है। अब देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है। वृद्धि का मतलब होता है कोई भी जो जीव होते हैं जिनमें आकार, लंबाई, मोटाई, इन सब में जो परिवर्तन होता है उसी को हम वृद्धि कहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है वो जन्म लेता है तो उसकी जो हाइट होती है वो कम होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है समय के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा डेवलप होता है, यानी उसमें उसकी हाइट बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है, तो वो जो होता है हमारी वृद्धि कहलाती है। उसी तरह पेड़ पौधों की भी बात करें तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो हाइट में बढ़ते हैं, लेंथ उनकी बढ़ती है, ठीक है, डायमीटर बढ़ता है, और भी उनमें हर चीज हर साइज में ब्रांचेज उनकी बढ़ती रहती है, कटती है, टूटती है, इस तरह से उनमें वृद्धि होती रहती है। तो जिस केस में हम कहते हैं कि ये जो है आपका सजीव है। उसके बाद आपका जो आप नेक्स्ट कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन। अब भाई रिप्रोडक्शन क्या है, यानी जनन की बात करते हैं हम जनन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन जैसे ये वर्ड से ही पता चला, रिप्रोडक्शन, यानी दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब बढ़ना। तो जितने भी जीव होते हैं वो अपने ही जैसे संतति को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। जितने भी सजीव होते हैं उनमें अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और उसी को हम जनन कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है और उसके आधार पे उनकी जनरेशन भी बढ़ती चली जाती है। जैसे हम लोग हैं दादा परदादा, फिर उनके बच्चे, ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से सजीवों में यानी कि आपका रिप्रोडक्शन भी होता है। नेक्स्ट आपकी बात अगर हम करें एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन। जितने भी सजीव होते हैं उनमें उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्रिया में जो है जितने भी जंतु होते हैं वो अपने शरीर के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो खाते हैं, अगर उसको जब पाचन क्रिया के द्वारा उसको पचा नहीं पाते हैं या वे पदार्थ जो उनके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। यानी रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन करते हैं। तो सजीवों में उत्सर्जन क्रिया भी होती रहती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन यानी हम इसको कहते हैं अनुकूलन।
अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप कहीं रह रहे हैं, ठीक है, तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, या मान लीजिए आप कहीं अपने रिलेटिव के पास गए हैं और उनका घर जो है एकदम रेलवे स्टेशन के पास में ही है, ठीक है, तो आप जब जैसे ही सोएंगे पता चला एक ट्रेन गई, तुरंत आवाज आती है और आप तुरंत जाग जाते हो, और हमेशा मन में कितनी गालियां देते हो कि तुम यहाँ क्यों चले आए, पूरी रात जो है सोने नहीं दिया। 2-4 दिन आपको सोने में दिक्कत होती है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है खुद एडजस्ट कर लेती है, नहीं है ये तो डेली का काम है, अब तो प्लेटफॉर्म पे भी सोना पड़े तब भी आप आराम से सो लोगे, ठीक है। उसी तरह हर एनिमल्स में ये क्षमता होती है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की, ठीक है। जैसे अगर मछलियों की बात करें, वो पानी में बहुत तेज तैरती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो एडाप्टेशन की प्रक्रिया है, यानी वो पानी में तैरने के लिए उनके शरीर में कुछ वेरिएशन होते हैं, परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, जिसके आधार पर वो पानी में जो है आसानी से तैर लेते हैं। उसी तरह अगर मेढक की बात करें तो ये पानी में भी रह लेता है, स्थल पे भी रह लेता है, क्योंकि उसका बॉडी ही वैसे बनी है, तो वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है उस एनवायरमेंट के आधार पे, ठीक है। ये हो गया हमारा एडाप्टेशन, ठीक है। न्यूट्रिशन, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, एडाप्टेशन, तो ये सब हमारे जो है मुख्य लक्षण है, जिसके आधार पे हम बताते हैं कि सजीव को हम कैसे पहचानते हैं, और इसी के आधार पे आप ये भी अंतर कर सकते हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। यानी अगर सजीव और निर्जीव में अंतर लिखना हो तो आप ये सारे स्टेप्स उठाइए और अपनी भाषा में लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप बुक्स के बेस पे लिखें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि आप जो है एक बार अपनी बुक्स को पढ़िए। फिलहाल इस टाइम पर भी शायद आपको बुक्स मिल नहीं रही होंगी, ऑनलाइन में आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे, तो पहले आप ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। और हाँ, जाते जाते आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उन बच्चों को भी शेयर करें जिनके पास अभी भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।